को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मेरी मुराद आली जनाब आदरणीय डॉक्टर सागर खादीवाला साहब से मैं गुज़ार हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको बधाई। शब्बीर भाई, आपको साधुवाद की एक बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। डॉक्टर साहब ने तो कई बार मुझको जेल ले गए कविता सुनाने के लिए, सुनने के लिए। सूजोथेरेपी का प्रोग्राम बहुत काम किया। और डॉक्टर साहब, ये जो कविता सुना रहा हूँ आपने नहीं सुनी, और पिछले 2.5 साल से मैं यही कविता सुना रहा हूँ दुनिया को, क्योंकि इसके साथ में एक संदर्भ जुड़ गया है बहुत बढ़िया। नागपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम के सिलेबस में कविता है, चल रही है, 2-3 एग्जाम भी हो गए, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके साथ जो एक चीज़ जुड़ी है, देखिए, तो आपने बात की नफरत की दुनिया की, शब्बीर भाई ने बात की कि बात इतनी मामूली नहीं है, कितनी गहरी है और कहाँ तक फैलती है। तो जब नागपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट से मुझको लेटर आया कि आपकी कविता चाहिए, मैंने कविता भेजी, कविता सिलेक्ट हुई, उसका भी लेटर मुझको आया यूनिवर्सिटी तरफ से। वहाँ कविता जहाँ प्रेस में गई, वहाँ के जो प्रिंटर था मालक, उसने बाकायदा फ़ोन करके बताया तो जिस प्रेस में कविता गई उस प्रेस के मालिक ने फ़ोन करके बताया कि पूरी जितनी भी किताब छप रही है उसमें सबसे अच्छी कविता ये है। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जो एक क्रम शुरू हुआ, जिस संपादिका ने मेरी उस कविता को सिलेक्ट किया था, उसको बाकायदा फ़ोन आया कि आप ये डॉक्टर सागर खादीवाला की एक कविता निकाल दो। वही प्रेस का मालिक जिसने फ़ोन किया था कि कविता सबसे अच्छी है, उसने भी उनको फ़ोन किया संपादिका को कि आप ये कविता निकाल दो, नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाएंगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो ज़बान दे चुकी, लिख के दे चुकी, तो कविता तो रहेंगी। कविता रही। उसके बाद में वो संपादिका, प्रोफेसर, डॉक्टर, यूनिवर्सिटी की एक एक कमेटी में जहाँ जहाँ थी वो सबसे निकाल दिया गया उसको, और अभी भी वो क्रम शुरू है। और आप सब ये सुनिए, ये कविता सचमुच में ऐसी थी कि जिसको निकालना जान चाहिए था, या निकालने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पे गंदी राजनीति आ जाती है, विकृति आ जाती है, कुत्सित विचार आ जाते हैं, तो वहाँ ये सब कुछ होता है। सिर्फ देश पर ये कविता आधारित है, और देश को बिल्कुल एक नए कोण से मैंने उतारने की कोशिश की है और रचना पेश है। डॉक्टर साहब, देश, भाई साहब सुन लीजिए, छोटी 2.5 मिनट की कविता है, सिर्फ 2.5 मिनट की, 2.5 मिनट की, बस सुन लीजिए, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है, और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है, और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। देश उस परिधि का भी नाम नहीं है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है, और न ही देश उस संज्ञा का नाम है जो हमें सर्वनाम होने से बचा लेती है। देश न तो उस परिधि का नाम है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है, और न ही देश उस संज्ञा का नाम है जो हमें सर्वनाम होने से बचा लेती है। देश तो एक जज्बा, एक एहसास है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास है। देश तो एक जज्बा, एक एहसास है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास है। और देशभक्ति की स्याही जिस कौम की रगों में लहू बनकर मचलती है, वो कौम इतिहास में एक नया इतिहास लिखती है। भाई साहब, आप भी सुन लीजिए, मैं देख रहा हूँ बड़े गम में। हाँ, सुन लीजिए। देशभक्ति की स्याही जिस कौम की रगों में लहू बन के मचलती है, वो कौम इतिहास में एक नया इतिहास लिखती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नापाक इरादे ने देश की सरहदों को छूने की कोशिश की है, सीमा पर इसी स्याही ने एक इबारत लिखी है। वो इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नापाक इरादे ने देश की सरहदों को छूने की कोशिश की है, सीमा पर इसी स्याही ने एक इबारत लिखी है। ये इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर
समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। और आखिरी पंक्तियां हैं, और शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रहेगा, शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रहेगा, ये मुल्क सलामत था, सलामत है और सलामत रहेगा, सलामत है। तालियां से बचाइए उनको कि ये कविता निकालने लायक थी क्या।